A truly beautiful mind. A truly beautiful mind is a chapter which also describes about the life of Albert Einstein. Albert Einstein को तो आप सभी जानते ही होंगे. He was a great scientist. एंड जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं उनकी पर्सनल लाइफ एज जब उनका बर्थ हुआ था, बर्थ से लेकर उनकी मैरिड लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है. तो ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उन्हीं के माइंड के बारे में बात हो रही है. दैट ही हैज़ अ वेरी ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. देन स्टार्ट रीडिंग. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप वर्ड जीनियस सुनते हो तो आपको क्या ध्यान में आता है? Who is a genius? जीनियस कौन है और जीनियस के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? What qualities do you think a genius has? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, energy. देखिए, एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट नाम इंडिकेट किया हुआ है और ये नेम इंडिकेट किया हुआ है अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ऑफ कोर्स. एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक बात हो रही है कि 100 ईयर्स एगो इन्होंने एक देश को, वर्ल्ड को एक स्टॉर्म से बचा था और 1905 समर के टाइम पे 26 ईयर्स ओल्ड पेपर एक पब्लिश हुआ था. दैट वाज जिसे ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर के नाम से जाना जाने लगा और इसमें साइंस के टॉपिक्स थे. दैट वाज लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी. उनका जो वर्क है, जो वो पेजेस, जो जर्नल्स वो लिखते थे, वो साइंटिफिक जर्नल्स होते थे, बट उनके वर्क्स ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को स्पेस, टाइम और एंटायर कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, जिसमें पूरी दुनिया के बारे में बात आए, इन चीज़ों को बदल दिया था. एंड इसीलिए हम आज आइंस्टाइन को एज ए सिनोनियम जानते हैं. किसका सिनोनियम जानते हैं? जीनियस का. जहाँ जीनियस की बात आएगी वहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात आएगी. 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के 50 साल बाद भी आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस हैं. जीनियस की तरह इस वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं. रीन्स मतलब रूल. आज भी उनका रूल है इस वर्ल्ड में. देन स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट पैराग्राफ. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था और उनका बर्थ जर्मनी सिटी ऑफ उल्म में हुआ और विदाउट एन इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं था जब वो पैदा हुए थे कि वो कोई ग्रेटनेस वाला काम करेंगे इन फ्यूचर इन हिज लाइफ. देयर इज़ नो इंडिकेशन एट दैट टाइम व्हेन ही बोर्न. ऑन द कंट्रेरी, इसके कंट्रेरी क्या था, जो उनकी मदर थी उन्होंने कहा कि अल्बर्ट ना फ्रिक है, अल्बर्ट वाज ए फ्रिक. उन्होंने ये बोला था कि अल्बर्ट ना फ्रिक है. फ्रिक का मतलब होता है, फ्रिक मीन्स लाइक जब आप एक वो बच्चे को फ्रिक वर्ड बोलते हो, इट मीन्स उसे कोई मैनर नहीं है. ही डजंट नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ही डजंट नो हाउ टू टॉक टू अदर्स. टू हर, और उनकी मदर के लिए जब उनका बर्थ हुआ तो उनकी मदर के ने ये बोला कि उनका जो बेटा है ना, दैट वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसका सिर काफ़ी बड़ा है. इन द सेकेंड, एट द एज ऑफ 2.5, 2-2.5 साल की बात हो रही है. जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 ईयर्स के थे तब ऑफकोर्स ये बात देखी जाती है कि जब बच्चे 2 साल के, 2.5 साल के हो जाते हैं तब वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 साल के होने के बाद भी उन्होंने बोलना नहीं सीखा. ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. बट जब उन्होंने बोलना सीखा तब वो एक बात को 2-2 बार रिपीट करते थे. ठीक है. उन्हें ये भी नहीं पता था कि दूसरों के साथ कैसे खेलना है. ही डजंट नो हाउ टू प्ले विद हिज क्लासमेट्स, विद हिज प्लेमेट्स. और जो उनके प्लेमेट्स थे ना, वो उन्हें बोरिंग, ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे क्योंकि ही डजंट नो हाउ टू प्ले. सो जो ये यंगस्टर थे, इन्होंने क्या डिसाइड किया, प्लेड बाय माई सेल्फ, कि मैं मतलब प्ले बाय हिमसेल्फ, मैं खुद ही खेल लूँ. मच ऑफ द टाइम वो खुद ही खेलते थे. एंड ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. उन्हें मशीन्स वाले टॉयज़ पसंद है बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन साइंस. जब वो अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को देखते, लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, उनकी सिस्टर का नाम था माजा, तो वो क्या बोलते थे, वो एक बात बोलते थे अपनी सिस्टर को, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, अरे तुम्हारे पैर कहाँ हैं. अब थर्ड में देखिए, जो हेड मास्टर थे, अब हेड मास्टर की बात हो रही है. इन द थर्ड, जो हेड मास्टर थे, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के हेड मास्टर थे, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को बुलाया और कहा कि क्या करना चाहता है, व्हाट ही वांट टू डज इन हिज लाइफ, इन हिज प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज मुझे ना दिख नहीं रहा कि अपनी कोई अचीवमेंट ये हासिल कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, या कुछ लाइफ में सक्सीड कर रहे हैं, ये पढ़ाई में अच्छे नहीं है. A headmaster once told his father that what Einstein chooses as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें ना किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. पर जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 6 ईयर्स के होते हैं ना, तो वो वायलिन बजाने लग जाते हैं.
ठीक है, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर उनको कहती है कि तुम वायलिन बजाओ। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट। अमेच्योर का मतलब होता है जब आप वो काम पर्सनल लाइफ के लिए करते हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए, ना कि लोगों के लिए, उसको आप अमेच्योर बोलते हैं। एक अमेच्योर वायलिनिस्ट बन जाते हैं, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस स्किल को ना वो अपनी पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू रखते हैं। सो इन द फोर्थ, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे प्यूपिल नहीं थे। प्यूपिल वर्ड आप किसी स्टूडेंट चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच। जब वो मुनीच में हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। और मुनीच में वो गए थे जब वो 15 महीने के थे, तब अल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हो गई। तब इनका एडमिशन भी हाई स्कूल में हो गया मुनीच में, और तब ये हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मतलब मीनिंग भी आपको गिवन है। इट मीन स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको पसंद नहीं थे, और उनका ना ये जो स्कूल्स में रूल्स रेगुलेशंस होते थे, इसके कारण इनका काफ़ी क्लैश रहता था टीचर्स के साथ। क्लैश होता है लड़ाई, मन मुटाव होना। एट द एज ऑफ 15, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 15 साल के होते हैं, तो जो आइंस्टाइन होते हैं वो काफ़ी स्टिफल्ड महसूस करते हैं। स्टिफल्ड मतलब सफोकेशन, सफोकेटेड इन सेंस मतलब दम घुटना, लाइक दैट। वो काफ़ी सफोकेटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल छोड़ना होता है। अब 5th पैराग्राफ में देखिए, प्रीवियस ईयर, पिछले साल की बात, अल्बर्ट आइंस्टाइन के ना पेरेंट्स को बाहर शिफ्ट होना था मिलान में, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने के पेरेंट्स ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी डिस्कशन के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या डिसाइड करते हैं, आइंस्टाइन गॉट हिज विश। उन्होंने डिसाइड किया टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करे स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड वो जाएँ, जर्मन स्पीकिंग का कोर्स करें वहाँ पर, इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिक। और उन्होंने ना स्विट्ज़रलैंड और मुनीच के बारे में बोला है। उन्होंने कहा है जो स्विट्ज़रलैंड है वो काफ़ी ऐसा प्लेस है जो लिबरल है। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड को लिबरल बोला है, और उन्होंने कहा है जो मुनीच है ना वो लिबरल नहीं है बिल्कुल भी। लिबरल मतलब होता है जहाँ पर लोग आपकी अंडरस्टैंडिंग की कदर करें। ये आपको लिबरल का मीनिंग भी गिवन है। अब 6th पैराग्राफ में देखिए, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन को मैथ्स एज ए गिफ्टेड मिला हुआ था, और वो फिजिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे। स्कूल फिनिश होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया वो यूनिवर्सिटी जूरिच में जाकर अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करें, जूरिच में जाकर। बट एक एज ए डैशिंग बॉय, ये काफ़ी डैशिंग है, ये काफ़ी यंग एज के हैं, और ये ओल्ड एज के अल्बर्ट आइंस्टाइन की फ़ोटोग्राफ है। तो ये बात बोली हुई है कि साइंस ही केवल एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं थी जो इस डैशिंग बॉय को, जिसकी वेलरस मुस्टेशियस थी, घनी मूछें थी, इनको केवल साइंस अपील नहीं करती थी। साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट थे जिसमें ये इंटरेस्टेड थे। मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड थे ये एज ए वायलिनिस्ट वायलिन में इंटरेस्टेड थे। इन्होंने जर्मन लैंग्वेज भी एक तरीके से सीखनी चाहिए। देन 7th पैराग्राफ। अब देखिए 7th पैराग्राफ में इनकी लाइफ में एक इनकी फ्रेंड आती है, दैट वाज मिलेवा मैरिक, और जिनसे ये शादी करने की सोचते हैं। इनकी फैमिली में मनमुटाव भी होते हैं, इनका अपनी मदर के साथ भी क्लैश होता है, और ये शादी भी कर लेते हैं। इनके 2 सन्स भी होते हैं, बट लेटर ऑन इनका डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि ये फिज़िक्स की लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते। He also felt a special interest in a fellow student Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. इनकी एक फ्रेंड बनती है, मिलेविया मैरिक नाम है, और उसको वो क्लेवर क्रिएचर बोलते हैं। यंग सब मतलब एक तरीके से यंग सब उन्होंने नाम दिया मिलेविया मैरिक को। वो ये कहते हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड में आई हैं पढ़ने, क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड में यूनिवर्सिटी है ना जूरिच की, जहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद भी पढ़ते थे, वहाँ यूरोप में केवल ऐसी कंट्री है जहाँ पर कुछ वीमेन डिग्रीज लेने के लिए आती हैं। आइंस्टाइन सा इन हर एन एले का मतलब भी आपको गिवन है, दैट मीन्स फ्रेंड। जो एले हैं, दैट वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ड यूज़ किया है फॉर हिज फेलो फ्रेंड, दैट वाज मिलेविया मैरिक। अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस का मीन्स भी आपको गिवन है, मीनिंग दैट जो आप किसी के लिए डिसअप्रूविंगली वर्ड यूज़ करते हो, या एक तरीके से आप जिसकी आर्ट को और म्यूज़िक को अंडरस्टैंड नहीं करते, नहीं समझते, रिस्पेक्ट नहीं देते। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि जो मेरी फ्रेंड है मिलेविया मैरिक, वो मेरी बातों को समझती, मेरी वायलिनिस्ट, जो मैं वायलिन बजाता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसे रिस्पेक्ट देती है। शी इज़ टोटली अगेंस्ट ऑफ द फिलिस्टिन्स। अब वो ये बात कह रहे हैं, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओट्स द कपल फेल इन लव। अब उनकी अपनी फैमिली के साथ भी कुछ क्लैश रहे हैं, बट लेटर ऑन वो इन चीज़ों में ढल जाते हैं। तो लेटर ऑन ये जो कपल है, दैट वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन मिलेविया मैरिक, इन्हें प्यार हो जाता है। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। ये एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं।
ठीक है। और लेटर्स में अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंस को मिक्स करते हैं, जिसमें वो अपने प्यार के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। अब देखिए, जो रिलेटिविटी है वो एक साइंस का पार्ट है। विक्टोरियस कंक्लूजन आप साइंस में जब एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें आप कंक्लूजन निकालते हैं। तो उन्होंने अपने वर्क में, मतलब अपनी जो लाइन्स, इन्होंने ना ये जो लाइन्स है ना, दैट वाज, इन्होंने इंक्लूड की हैं, ये सारी लाइन्स इन्होंने इंक्लूड की हैं। किसके अंदर इन्होंने इंक्लूड की हैं? अपने लेटर के अंदर। जो लेटर ये एक तरीके से लिखते थे मिलेविया मैरिक को, उन्होंने कहा था कि हम अपने प्यार को, मतलब हम जितना भी जो भी काम हम साथ में करेंगे उसका एक विक्टोरियस कंक्लूजन होगा, उसकी एक रिलेटिविटी होगी। 8th पैराग्राफ देखिए। इन 1900, अब 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन 21 ईयर्स के हो गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, बट वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोज़गार, जिसके पास जॉब ना हो। वो एक टीचिंग असिस्टेंट में टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करते हैं और प्राइवेट लेसन्स देते हैं, मीन्स प्राइवेट ट्यूशन्स देते हैं। बट फाइनली 1902 में उनको एक जॉब मिल जाती है, और जॉब मिलती है उनको टेक्निकल एक्सपर्ट पेटेंट की। अब पेटेंट का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई आता है कॉन्ट्रैक्ट लेके, कि मान लो जैसे एज एन एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ। दिस इज़ द पर्सन ए एंड दिस इज़ द पर्सन बी। ए पर्सन पेटेंट है, क्लियर, जो कि अब अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। बी पर्सन जो है वो डिस्कवरीज करता है और इन्वेंशन करता है। इसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है जिस पर ये मेंशन है कि इसको पेटेंट पर्सन की एग्रीमेंट चाहिए, और इसने इसमें मेंशन किया हुआ है कि मुझे इस चीज़ को इन्वेंट करना है। तो ये बी पर्सन ए पेटेंट के पास जाएगा, और जब पेटेंट उस पर सिग्नेचर करेगा तब वो बी पर्सन को एक तरीके से परमिशन मिलेगी टू इन्वेंट समथिंग। तो वही काम अल्बर्ट आइंस्टाइन का था। तो वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास दूसरे लोग आते साइन करवाने के लिए, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने माइंड में सीक्रेटली कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करते रहते थे, इन्वेंट करते रहते थे। तो जोकिंगली वो अपने डेस्क ड्रॉअर को पता क्या बोलते थे? वो बोलते थे ब्यूरी ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि उसके ऊपर थ्योरेटिकल फिजिक्स वगैरह का सामान पड़ा होता था। 9th में देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में ना उन्होंने एक पेपर लिखा, दैट वाज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो साइंस पे बेस्ड, अभी मैंने आपको ऊपर रिलेटिविटी के बारे में ही बताया, जो उन्होंने अपने लव लेटर में मेंशन किया था, साइंस का टॉपिक। आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि जो टाइम है और स्पेस है, ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, सेम नहीं है, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि ना 2 वॉचेज़ हैं, 2 वॉच हैं, और 2 वॉच कभी भी सेम टाइम नहीं बताएंगी ऑन एक टाइम पर। अगर एक वॉच तेज़ भाग रही है ना आफ्टर द 24 आवर्स, तो दूसरी वॉच की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरीके से रिलेटिविटी पर बेस्ड है। उन्होंने रिलेशनशिप बताई है मास और एनर्जी में। उन्होंने बोला है कि E इज़ इक्वल टू MC का स्क्वायर। E मतलब एनर्जी, उन्होंने M को मास बोला है, और C को उन्होंने स्पीड बोला है, ठीक है। ही सेड कि उन्होंने देखो एग्जांपल भी दिया। उन्होंने कहा है व्हेन यू सिट फॉर ए नाइस विद ए नाइस गर्ल, जब आप एक नाइस गर्ल के साथ 2 आवर्स तक बैठते हैं तो आपको वो 2 मिनट लगते हैं। बट अगर आपको 2 मिनट्स के लिए मैं स्टोव पर बिठा दूँ, वो भी हॉट स्टोव पर, तो आपको वो 2 घंटे लगेंगे। दिस इज़ द रिलेटिविटी, और ये फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया है। 10th पैराग्राफ देखिए। जब आइंस्टाइन फिज़िक्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर रहे थे, वाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स, तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी ना वो अनरेवलिंग होती जा रही थी। अनरेवलिंग मतलब स्टार्टिंग टू फेल, असफल होती जा रही थी। उनका मतलब पर्सनल लाइफ जो उनकी फैमिली के साथ क्लैश बढ़ता जा रहा था। अल्बर्ट चाहते थे कि वो मिलेविया मैरिक, जो उनकी बिलवड है, उनसे शादी करें अपनी स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, पर उनकी मदर अगेंस्ट थी। उनकी मदर ये सोचती थी, शी थॉट मिलेविया जो 3 साल बड़ी है, मिलेविया 3 इयर्स ओल्ड थी, किन से? अल्बर्ट आइंस्टाइन से। पहला रीज़न तो ये हो गया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर उनकी मैरिज के अगेंस्ट थी। दूसरा रीज़न ये था, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर सोचती थी जो मिलेविया है ना वो भी बुक वॉर्म है, एक तरीके से बुक है अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, उसकी इंटेलिजेंस भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह है। इसलिए जो उनकी मदर थी वो नहीं चाहते थे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी हो मिलेविया मैरिक से। इसलिए आइंस्टाइन ने कुछ समय तक ये सोचना छोड़ दिया। बट 11th पैराग्राफ में पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की मिलेविया मैरिक से शादी हो जाती है 1903 में, और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एंड हैड 2 सन्स। बट
कुछ सालों बाद की बात है, जो मैरिज है ना वो फल्टर्ड हो जाती है। फल्टर्ड मतलब होता है वीक, कमज़ोर होना। मिलेविया क्या करती है, मिलेविया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंध जाती है शादी के बाद, और वो अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन मतलब अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाती, जॉब प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आ पाती और एक हाउस वाइफ बनकर रह जाती है, जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेविया के बीच में जो फ़ाइट है वो बढ़ जाती है। फ़ाइट के बाद क्या रीज़न हो गया, डाइवोर्स हो जाता है उनका। शादी उनकी होती है 1903 में और डाइवोर्स उनका हो जाता है 1919 में। और जब उनका डाइवोर्स होता है तब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी कज़न एल्सा से शादी कर लेते हैं 1919 में ही, आफ्टर द डाइवोर्स। ओके, इन द 12th आइंस्टाइन नाउ पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टाइन का ना एक पर्सनल चैप्टर था, दैट वाज, उन्होंने कोई वर्क लिखा, वो वर्ल्ड फेम में आया, वो फेमस हो गया। और 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में उन्होंने एक वर्क पब्लिश कर दिया, उसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने एक न्यू इंटरप्रिटेशन दिया ग्रेविटी को। अब ग्रेविटी भी साइंस का पार्ट है। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। अब देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज़ साबित कर दी, जो सन है ना, सूरज है, वो एक्यूरेट है, ठीक है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. उन्होंने ये बात बोली साइंस में कि जो स्टार्स है ना, उनकी जो लाइट है वो फिक्स होती है और कहाँ से डिफ्लेक्ट होती है, वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से आती है। न्यूज़पेपर थे उनके साइंटिफिक रिवोल्यूशन पर बेस्ड थे, काफ़ी न्यूज़पेपर भी उनके पब्लिश्ड हुए थे। तो 12th पैराग्राफ में आइंस्टाइन ने साइंस के बारे में बताया है। उन्होंने अपना एक वर्क लिखा, दैट वाज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बोला जो सन है वो एक्यूरेट है। उन्होंने बोला जो स्टार्स की जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट होती है सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से। उन्होंने न्यूज़पेपर अपने साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी पब्लिश किए हैं। 13th में देखिए, आइंस्टाइन को फिजिक्स के लिए एक नोबेल प्राइज़ मिला है 1921 में। आइंस्टाइन को रिसीव हुआ है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस जो प्रेस मीडिया होती है उनकी तरफ से उनको लोड आ जाता है कि वो अपने इंटरव्यूज़ दे। वो इतने बिजी हो जाते हैं, उन्हें इनविटेशंस आते हैं, उन्हें इतने सम्मान दिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन आज भी जीनियस के नाम से जाने जाते हैं। हम सभी उन्हें पसंद करते हैं। वी ऑल प्रेज हिम। 4th में देखिए, व्हेन द नाज़ीज़ कम टू पावर इन जर्मनी 1933, जब नाज़ीज़ पावर आ गई थी जर्मनी में 1933 की बात हो रही है, तब आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में एमिग्रेट हुए थे। एंड 5 इयर्स के बाद जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में, हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। तो अमेरिकन फिजिक्स के हाथों में थी, तो अमेरिकन फिजिक्स उसके लिए उस पर काम कर रहे थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाज़ीज़ कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब। तो कभी सभी डर गए थे, उन्हें ये लग रहा था जो नाज़ीज़ है वो ना एक एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट करेगा तो हमारे वर्ल्ड के लिए ये चीज़ डेंजर हो जाएगी, ठीक है। वो काफ़ी अप्रोर हो गए थे। अप्रोर का मतलब होता है एक तरीके से अपसेट हो जाना। देखिए, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं अबाउट द नाज़ीज़ कि जो नाज़ीज़ कौन है। नाज़ीज़ जो हैं वो एक मेंबर है जर्मन पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है। नाज़ीज़ जर्मन पॉलिटिकल पार्टी के एक मेंबर हैं, ठीक है। और अराउंड 1933 से 1945 तक 1933 से 1945 तक वो एडोल्फ हिटलर के अंडर उन्होंने काम किया नाज़ीज़ ने। अब वो इस वर्ल्ड को नुकसान देना चाहते हैं, इस वर्ल्ड पर अपना एक तरीके से रूल करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया है जिसका डर अब इन सभी को है। और ये सभी एक तरीके से सोच रहे थे कि कैसे सिचुएशन से बाहर निकला जाए, ये सभी इस चीज़ पर काम कर रहे थे और आइंस्टाइन भी उसमें से एक थे। पर अब इन सभी को एक तरीके से डर बैठ गया था इन सभी के मन में कि जो नाज़ीज़ है, दैट वाज जो नाज़िज़म के अंडर एक जर्मन पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम करता है, एक एडोल्फ हिटलर के अंडर काम करता है, वो कहीं अब इस वर्ल्ड को ख़त्म ना कर दे विद द हेल्प ऑफ एटम बॉम्ब। क्लियर? दिस इज़ इन द पैराग्राफ नंबर 14। सो इन द पैराग्राफ 15, एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा एक कलीग की रिक्वेस्ट पर, और जो होता है रिक्वेस्ट करना।
अमेरिकन प्रेसिडेंट का नेम भी आपको गिवन है। वो अब इसने लेटर क्यों लिखा है, क्योंकि वो इस सिचुएशन से बाहर होना चाहते हैं। उन्हें डर है जो नाजीज़ है, जर्मन पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो एडोल्फ हिटलर के अंडर एक एटॉमिक बॉम्ब तैयार करे इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। उसके लिए आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को जिसका नाम है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। और कब लिखा? 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने ये वार्निंग दी एक सिंगल बॉम्ब बनाया जा रहा है जो एक्सप्लोड होगा पूरे वर्ल्ड में और डिस्ट्रॉय करेगा पूरे वर्ल्ड को, डिस्ट्रॉय कर देगा होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। आप आतंकवाद ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। उनके द्वारा एक बॉम्ब बनाया जा रहा है उस पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, पर उनके शब्दों को एक तरीके से अभी इफेक्ट नहीं मिला, कोई असर नहीं हुआ। जो अमेरिकन थे उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकन्स ने भी एक बॉम्ब बनाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। और उस एटॉमिक बॉम्ब को जापानीज की सिटी में हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 को प्लांट कर दिया। अब देखो वर्ल्ड में कितनी बुरी चीज़ें हो रही हैं। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन काफ़ी परेशान हो गए थे और वो काफ़ी डर गए थे इस डिस्ट्रक्शन से, उन्हें वर्ल्ड की चिंता होने लगी थी। और इस टाइम उन्होंने एक पब्लिक मिसिव यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने कुछ लिखा। मिसिव मतलब होता है एक लेटर लिखा उन्होंने, काफ़ी बड़ा और ऑफिशियल। मिसिव का मीनिंग आपको दिया हुआ है, दैट वॉज ए लेटर। उन्होंने लिखा इन इट ही, और उन्होंने इसमें एक प्रपोजल दिया है। उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, कि मैंने ना पहले रोजवेल्ट में एक लेटर लिखा और उसे फेल कर दिया गया। मैंने उस लेटर में बताया, यहाँ पर इस पैराग्राफ में उन्होंने रोजवेल्ट में लिखा है, तो अगेन वो लिख रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को और वो बता रहे हैं कि मैंने पहले भी रोजवेल्ट में लेटर लिखा पर उसे फेल कर दिया गया। पर अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पर कोई डिसीजन लिया जाए क्योंकि हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट हो रहा है। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। पर फिर से अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट में उन्होंने लेटर लिखा, इसमें भी उन्हें मान्यता नहीं मिली, उनकी किसी ने हेल्प नहीं की, तो अब उन्होंने खुद डिसीजन लेने की सोची। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। साइंस के बाद वो एज ए पॉलिटिशियन रोल प्ले कर रहे हैं। एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने कैंपेन बनाया पीस और डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। अब उन्होंने अपने हाथ में ये सब चीज़ें ले ली। उन्होंने कहा मैं ये सभी चीज़ों को अपने आप ही करूँगा, अपने आप ही मैं इन सब चीज़ों को संभालूंगा क्योंकि मैंने लेटर काफ़ी बड़े लोगों तक बात पहुंचाई है, किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। एगिटेटिंग फॉर एन एंड का मतलब होता है कि गुस्सा भड़काना। उन्होंने भड़काया लोगों को, मतलब लोगों को उन्होंने जागरूक किया, अवेकन द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल कि हमारे वर्ल्ड में ऐसे एटॉमिक बॉम्ब्स प्लांट किए जा रहे हैं आतंकवादियों के द्वारा, मतलब नाज़िज़ ये जैसे पर्सनस के नेम ले लिए, ताकि लोग अब एकजुट हों और लोग इसके प्रति विद्रोह करें। इन द लास्ट पैराग्राफ 17th पैराग्राफ में आप देखिए, व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955। अब 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हो गई है। 76 के एज के हुए जब अल्बर्ट आइंस्टाइन, तब उनकी डेथ हो गई। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, पर आज भी उन्हें विजन में, इमेजिनेशन में याद किया जाता है। विजनरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसे आप सोचते हो फ्यूचर में ओरिजिनल और इंटेलिजेंट वे में। आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को मरने के बाद भी आज हम उन्हें जीनियस बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड को एक स्टॉर्म से बचाया था। हमारा वर्ल्ड आज ख़त्म हो जाता। ये एटॉमिक बॉम्ब जिस तरह से प्लांट किए जा रहे हैं, इनके प्रति आवाज़ उठाई थी। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और उन्हें आज साइंटिफिक जीनियस के नाम से याद किया जाता है। सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, ए ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड।